हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुरुदा अपनी कक्षा पर। भाई अभी तक जितने टॉपिक्स हो गए हैं, मैं सोच के चल रहा हूं कि आप उस पर सोच के क्या चल रहा हूं, विश्वास करके चल रहा हूं कि उतने क्वेश्चंस आप पूरे के पूरे सॉल्व कर रहे होगे, राइट? क्वेश्चंस साउंड रिवर्ट हो रहा था, थोड़े से उसको सेट कर दिया। हाँ जी, सुनो। तो जितने भी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स अभी हो रहे हैं, जितने भी सब टॉपिक्स हो चुके हैं, उस पर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो, मुझे ये मालूम होगा, ये विश्वास है अपने बच्चों पर। तो जितने भी डीपीपी भी जा रहे हैं उसको भी सॉल्व कर रहे होगे, और अगर इतना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चल रहे हैं तो उसको भी आप सॉल्व कर रहे होगे। एक बार सारे लेक्चर्स को देखकर रिवाइज भी कर लिए होगे और कंफर्म कर लिए होगे इस सब टॉपिक्स का मीनिंग क्या है। अरे बताओ, सारे डीपीपी सॉल्व किया कि नहीं किया? सॉल्व किया कि नहीं किया सारे डीपीपी अभी तक? बता दो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी तैयार हो जाओ पेपर पेन लेकर, सभी तैयार हो जाओ पेपर पेन लेकर, सभी तैयार हो जाओ पेपर पेन लेकर। हाँ जी, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज का जो टॉपिक्स होगा, आपने अभी तक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ा, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और अभी देखेंगे हम लोग, जैसे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। ये बड़ा इजी साइज में ज्यादा समय नहीं देंगे हम लोग, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, राइट? सुनो, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हो गया, जैसे परसेंटेज पार्ट्स पर 100 होता है, उसी तरह से पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स पर 10⁶ होता है। मिलियन हो गया अगर यहां पर, दैट इज पार्ट्स पर 10⁶ हो गया। जैसे पार्ट्स पर 100 दैट इज परसेंटेज, पार्ट्स पर 1, राइट? पार्ट्स पर 1 was फ्रैक्शन, पार्ट्स पर 100 was परसेंटेज, पार्ट्स पर 10⁶ इज पीपीएम। तो अगर कोई भी कहता है कि मान लो कि अगर एक्स का 10 ग्राम है और वाई अगर 50 ग्राम है, तो टोटल मिलाकर दोनों का मास 60 ग्राम हो गया। तो अगर कहता है पीपीएम निकाल दो, पार्ट्स पर मिलियन निकाल दो एक्स के लिए, तो अब क्या करोगे? एक्स का मास 10 ग्राम है, टोटल 60 में है, तो 10⁶ अगर होता तो कितना हुआ होता? तो इसको हम लोग कह देते हैं पार्ट्स पर मिलियन। भाई पार्ट्स पर परसेंटेज आउट ऑफ 100 पूछते थे, तो पार्ट्स पर मिलियन 10⁶ पूछ देंगे, और कुछ नहीं, जहां पर 100 से मल्टीप्लाई करते थे वहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, स्ट्रेंथ चल रहा था। स्ट्रेंथ क्या था? स्ट्रेंथ में हमने बता रखा था, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर इज स्ट्रेंथ, ये बता रखा था बच्चों, शायद आपने सुना नहीं लास्ट में। जैसे हमने कहा था कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर लो इसमें, कि अगर मान लो 10 ग्राम NaCl है आउट ऑफ मान लो 400 ml में, तो अगर 1000 ml होता तो कितने ग्राम NaCl का मिलता? तो 10/400 इंटू 1000, तो ये हो गया ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर ही ये स्ट्रेंथ कहलाता है। तो कितना मास है 1 लीटर में, उसको ही, कितना ग्राम है 1 लीटर में, उसको ही स्ट्रेंथ कहते हैं। अरे बच्चे बड़ा इजी है ये,
स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर होता है। कितना मास है सॉल्यूट का 1000 ml में, उसको ही ग्राम पर लीटर कहते हैं हम लोग, राइट। क्लियर है ये? सो अगर मोलारिटी मोल्स पर लीटर है, मोलारिटी मोल्स पर लीटर है, तो स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर है। उसमें मास बताते हैं 1 लीटर में, और मोलारिटी में मोल्स बताते हैं 1 लीटर में। अंतर इतना ही है। तो भैया अगर स्ट्रेंथ ग्राम है और इसको अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर दें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दें, तो भैया मोलारिटी आ जाएगा। क्यों? मोलारिटी मोल्स पर लीटर बताता है और स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर बताता है। तो अगर स्ट्रेंथ को, ग्राम को अगर मैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दूं तो मोल्स पर लीटर आ गया, और मोल्स पर लीटर आ गया तो वो मोलारिटी दे दिया। तो व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन द टू? स्ट्रेंथ बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलारिटी। तो अब जो आगे के टर्म्स है बड़ा आसान है। अगर आपने मोलारिटी पे क्वेश्चंस कर रहे होगे, मोलालिटी पे क्वेश्चंस कर रहे होगे, तो ये दोनों भी आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल। फिर दूसरा पीपीएम पर मैं था, पीपीएम बता रहा था मैं। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, जो अभी मैंने लिखा था। मिलियन स्टैंड्स फॉर 10⁶। मतलब अगर टोटल अमाउंट 10⁶ होगा तो टोटल अमाउंट कितनी होगी? दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। सुनो, अगर मान लो NaCl 10 ग्राम है और इसके साथ पानी या कोई और कंपाउंड रख लो ना, जनरलाइज लिख लेते हैं। X अगर 10 ग्राम है और अगर Y 70 ग्राम है, तो टोटल सोल्यूशन का मास कितना हो गया? 80 ग्राम हो गया। तो आप कहते हो फाइंड द पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन फॉर द X। तो क्या बोलोगे? 10 ग्राम X टोटल 80 ग्राम में है अगर, तो अगर मैं टोटल 10⁶ ग्राम लूंगा तो X का मास कितना हो जाएगा? तो 10/80 इंटू 10⁶ ग्राम, और इसी को हम लोग कहेंगे ppm, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन स्टैंड्स फॉर 10⁶, 10⁶, इसी को हम लोग मिलियन कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? फाइन फाइन। अब तीसरा पॉइंट, थोड़ा तेज भागते हैं, थोड़ा सा भागते हैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर पार्ट्स पर 100 कहते हैं परसेंटेज, तो पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं 10⁶ अमाउंट में कितना होगा। जनरली देखोगे तो इसको यह भी लिख दिया जाता है वॉल्यूम के टर्म में कि कितना ग्राम है, कितना मिलीग्राम है 1 लीटर सोल्यूशन में। यह भी बोला जाता है क्योंकि जनरली इसको यूज किया जाता है लिक्विड में सॉल्यूट का अमाउंट बताने के लिए। एक लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड में सॉल्यूट की अमाउंट को बताने के लिए पीपीएम भी यूज किया जाता है। तो आप पीपीएम देखोगे ये भी लिखा रहता है, दैट इज मिलीग्राम पर लीटर भी लिखा रहेगा। या जनरलाइज पूछोगे व्हाट इज पीपीएम, तो पार्ट्स पर 10⁶ में हो जाएगा इसको। फाइन। तो यहां पर ये चीजें पीपीएम। दूसरा एक और टर्म आता है, सुनो, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी में क्या अंतर है? मोलारिटी और फॉर्मेलिटी में क्या अंतर है? सुनो, इसमें कभी कभी यूज कर देगा, फॉर्मेलिटी यूज कर देगा। सुनो, फॉर्मेलिटी फॉर्मल, फॉर्मल कंपाउंड। फॉर्मेलिटी एक कंपाउंड के एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कि अगर आपके पास आपने 2 मोल्स, ध्यान देना, 2 मोल्स कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व किए 400 ml पानी में, 400 ml सोल्यूशन में 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डाले। लेकिन बंधु, जब 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड पानी में डाले होंगे तो ये आयनिक कंपाउंड होने की वजह से ये टुकड़ों में टूट गया होगा, कैटायंस और एनायंस अलग अलग हो गए होंगे। क्या ये पानी में जुड़ा रहेगा? ना जी, ये आयनिक कंपाउंड है, तो पानी में जाकर ये कैल्शियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक कर गया होगा। अब यहां टर्म आ जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएगा कि सर मोलारिटी किसको कहें और फॉर्मेलिटी किसको कहें। तो अगर मुझसे पूछोगे दोनों में डिफरेंस, तो बड़ा इजी सा, तुम फाइंड कर भी रहे थे फॉर्मेलिटी, लेकिन नाम नहीं बताया जाता। फर्क इतना है सिर्फ, अगर
इसमें कोई क्वेश्चन पूछता है पहला कि बताओ, सुनते जाओ फटाफट, व्हाट इज मोलारिटी ऑफ CaCl2, व्हाट इज मोलारिटी ऑफ CaCl2? तो भैया आप बताओगे 2 मोल है 400 ml में, तो 2/400 इंटू 1000 मोलारिटी हो गया। 1000 ml में कितने मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, वो मोलारिटी आप ऐसे फाइंड कर लिए। अब बताओ ये फॉर्मूला क्या पानी में जाकर टिका रहेगा? नहीं टिका रहेगा, पानी में जाकर ये कैटायन और एनायन में ब्रेक कर जाएगा। अब आ जाएगा यहां पर टर्म फॉर्मेलिटी। अगर क्वेश्चन होता, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोलारिटी फॉर Ca पॉजिटिव आयन। अब एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, तीसरा एक क्वेश्चन लिखता हूं, व्हाट इज मोलारिटी फॉर Cl नेगेटिव आयन। अब क्यों अलग अलग पूछा जा रहा है? क्योंकि पानी में जाते ही कैल्शियम पॉजिटिव 2 अलग हो गया होगा, क्लोराइड आयन अलग हो गया होगा। ये 2 मोल्स है तो कैल्शियम का 2 मोल्स मिला होगा और क्लोराइड का 2 × 2 4 मोल्स मिला होगा, 4 मोल्स मिला होगा 400 ml में। अगर ये टुकड़ों में टूट गया तो कैल्शियम 2 रह गया और क्लोराइड डबल हो जाएगा। एक कैल्शियम क्लोराइड में 1 कैल्शियम है तो 2 मोल्स में 2 रहेगा और ये 4 रहेगा। तो अब बताओ, अगर कैल्शियम के टर्म्स में हम कॉन्सेंट्रेशन पूछेंगे तो बताओगे 2 मोल्स है 400 ml में, तो जाहिर सी बात है 1000 ml में कितने हो जाएंगे? 2/400 इंटू 1000 हो जाएगा कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन। क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 4/400 इंटू 1000 कर दोगे क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन। तो अब यहां पर जो शब्द जो तुमने व्हाट इज मोलारिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड जब पूछे हो, तो इसी मोलारिटी को नाम दे देते हैं फॉर्मेलिटी, नाम दे देते हैं। क्यों आपने बताया है कि भैया कितने मोल्स ऑफ कंपाउंड, कितने मोल, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कितने मोल्स कंपाउंड के हैं ये बताओ 1000 ml में, तो उसी को फॉर्मेलिटी कहते हैं। क्यों? अगर फॉर्मेलिटी फॉर्मूला यूनिट्स, अगर फॉर्मेलिटी को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? फॉर्मेलिटी इज मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला के मोल्स कितने हैं 1 लीटर सोल्यूशन में? तो अरे बंधु, अगर इस फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला पानी जाकर टिकेगा? नहीं टिकेगा, कैटायन और एनायन में ब्रेक कर जाएगा। लेकिन अगर इस कैल्शियम क्लोराइड के टर्म्स में अगर हम मोलारिटी पूछते हैं तो उसी को बोलेंगे फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी वर्ड फॉर्मूला यूनिट्स के लिए आता है। वो पूरा फॉर्मूला जो कंपाउंड का है वो कितना मोल्स है 1 लीटर में, तो उसको मोलारिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड नहीं बोलकर उसको बोल देते हैं फॉर्मेलिटी। सो फॉर्मेलिटी और मोलारिटी, देखो मोलारिटी कहता है कि कौन कौन सा सॉल्यूट है पानी में या सॉल्वेंट में, ये बता दो, और फॉर्मेलिटी कहता है कौन सा कंपाउंड है 1 लीटर सोल्यूशन में, वो बता दो। एक कहता है जैसे कैल्शियम क्लोराइड, एक एग्जांपल और ले लेते हैं फटाफट हम लोग। जैसे अगर मान लो कि अगर इस कंपाउंड के अंदर 500 ml सोल्यूशन है हमारे पास और इसमें मैंने डिसॉल्व कर दिया Na2SO4, डिसॉल्व कर दिया और Na2SO4 का हमने मान लो 3 मोल्स डिसॉल्व कर दिया। तो अब क्वेश्चन अगर पहला होता है व्हाट इज मोलारिटी ऑफ Na2SO4, व्हाट इज मोलारिटी ऑफ Na2SO4? हम कंपाउंड की मोलारिटी पूछ रहे हैं तो इसी को क्या नाम दे देंगे? फॉर्मेलिटी। हम फॉर्मूला की मोलारिटी मांग रहे हैं तो आप सीधा लिख दोगे दिस इज इक्वल्स टू 3/500 इंटू 1000। ये फॉर्मेलिटी हो गया क्योंकि हम फॉर्मूला की कंसंट्रेशन मांग रहे थे, इंटू 1000 कर दो तो ये फॉर्मेलिटी कह गया। अब अगर ये पानी में गया तो ये टूट जाएगा, और अगर लिखते हैं व्हाट इज मोलारिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन,
तो ये कैसे निकालोगे? अगर 3 मोल्स ये कंपाउंड है तो सोडियम आयंस कितने हो जाएंगे इसके अंदर टूटकर? सोडियम आयंस हो जाएंगे 6 मोल्स। सल्फेट आयन कितना हो जाएगा? सल्फेट आयन हो जाएगा 3 मोल्स। अरे तेजी भाग रहा हूं तो बता देना, 3 मोल्स। अब अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मोलारिटी ऑफ SO4 नेगेटिव टू आयन, तो सोडियम आयन का क्या बोल दोगे? 6 मोल्स है 500 ml में, तो 1000 ml में कितने हो जाएंगे? ये मोलारिटी विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम आयन आ गया। और मोलारिटी विथ रिस्पेक्ट टू सल्फेट आयंस कितना हो गया? 3/500 इंटू 1000। ये मोलारिटी विथ रिस्पेक्ट टू सल्फेट आ गया, ये मोलारिटी विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम आ गया। और अगर कोई कहता है कि व्हाट इज ओवरऑल मोलारिटी, ओवरऑल मोलारिटी का मतलब हो गया कि टोटल कितने सॉल्यूट है, टोटल कितने सॉल्यूट है 1 लीटर सोल्यूशन में। तो बंधु बताओ, इसका 6 मोल है, इसका 3 मोल है, तो टोटल सॉल्यूट कितने मोल गए? 9 मोल्स। तो ओवरऑल मोलारिटी क्या हो जाएगा? किसी का नाम नहीं लिख रहा है, किसी का नाम नहीं लिख रहा है, ये बोल रहा है टोटल सॉल्यूट बता दो 1000 ml में। तो उसने कहा 6 मोल सोडियम है, सल्फेट आयन 3 मोल है, दोनों को जोड़ दो तो 9 मोल्स हो गए 500 ml में। तो मोलारिटी, ओवरऑल मोलारिटी कितनी हो गई? 9/500 इंटू 1000। ये हो गया ओवरऑल मोलारिटी, ये हो गया सल्फेट आयंस की मोलारिटी, ये हो गया सोडियम आयंस की मोलारिटी, और ये हो गया Na2SO4 की मोलारिटी। कंपाउंड की मोलारिटी बता रहे हो तो उस केस में उसको नाम दे दिया जाता है फॉर्मेलिटी। भैया क्लियर है तो बता दो, फॉर्मेलिटी वर्ड क्लियर है तो बता दो, क्लियर है तो बता दो। एफ उसके लिए फॉर्मेलिटी एफ, क्लियर है तो बता दो भैया, क्लियर है? ये क्लियर है? ओवरऑल मोलारिटी और फॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस है बच्चे? मोलारिटी कहता है सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं सॉल्वेंट में 1000 ml में, वो बता दो। मोलारिटी बताता है एफ मोलारिटी बताता है कि टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने 1000 ml में, उसको बता दो। तो अगर टोटल मोल्स 1000 ml में बताना चाह रहा है तो उसको क्या बोलोगे? टोटल मोल्स। टोटल मोल्स, इन दोनों का मोल्स जोड़कर हम टोटल मोल्स निकाल देंगे 1000 ml में। क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ सुन लो। अरे भाई ये बताओ, अगर कोई भी कहता है व्हाट इज द मोलारिटी, इस पे ज्यादा समय नहीं लो यार, थोड़ा सा कान खोलो और कॉन्सेंट्रेट करो वीडियो पर, कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर। और देखो, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में डाल देते हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर पानी में डाल देते हो तो उसमें क्या होता है? वो ब्रेक होता है। चलो एक आंसर दो फटाफट एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फटाफट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। if 2 moles of मान लो यहां पर लिख दिया मैंने K2SO4 is dissolved in 400 ml of solution। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्मेलिटी, लिख देता हूं मैं सीधा, फॉर्मेलिटी वर्ड यूज करूंगा। व्हाट इज फॉर्मेलिटी, और इसी को पूछा जाता है व्हाट इज मोलारिटी फॉर K2SO4। इसी फॉर्मेलिटी को हम लिखते हैं व्हाट इज मोलारिटी फॉर K2SO4। ध्यान दो इस क्वेश्चन को। फिर लिखते हैं व्हाट इज मोलारिटी फॉर पोटेशियम आयन। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं व्हाट इज मोलारिटी फॉर SO4 नेगेटिव आयन। चौथा लिखते हैं व्हाट इज ओवरऑल मोलारिटी। अरे फटाफट जवाब दे दो बंधु, फटाफट जवाब दे दो। पहला का क्या आंसर आएगा? पहला का आंसर दे दो फटाफट, फटाफट पहले का आंसर दो।
पहले का आंसर दो फटाफट। व्हाट इज फॉर्मेलिटी? व्हाट इज मोलारिटी फॉर द कंपाउंड को ही व्हाट इज फॉर्मेलिटी कहते हैं। फॉर्मेलिटी मतलब फॉर्मूला यूनिट के मोल्स बता दो 1000 ml में। अरे फॉर्मूला ये है ना, ये फॉर्मूला है ना, इसका अमाउंट हम पूछ रहे हैं 1 लीटर में, मतलब मोलारिटी विथ रिस्पेक्ट टू K2SO4 ही फॉर्मेलिटी है। जब हम कंपाउंड की मोलारिटी बताते हैं, जब कंपाउंड की मोलारिटी बताते हैं तो उसको ही फॉर्मेलिटी कह देते हैं। जब सुना फिर से, जब कंपाउंड की मोलारिटी बताते हैं तो उसको ही फॉर्मेलिटी कह देते हैं। ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहां पर क्या बता दोगे? दिस इज 2/400 इंटू 1000। ये फॉर्मेलिटी हो गया, ये फॉर्मेलिटी हो गया, फॉर्मेलिटी दैट इज 2/400 इंटू 1000। अगर हम पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन और ओवरऑल मोलारिटी बात करूं तो बताओ, अगर तुमने 2 मोल्स K2SO4 लिए हो तो इसका मतलब 4 मोल्स K प्लस आयन मिलेगा और 2 मोल्स सल्फेट आयन्स मिलेंगे। तो आपको 4 मोल पोटेशियम है और 2 मोल सल्फेट मिलेगा। अगर 2 मोल K2SO4 लोगे तो 4 मोल K प्लस मिल जाएगा और 2 मोल्स सल्फेट आयन्स मिल जाएगा। सो मोलारिटी, ओवरऑल मोलारिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉलिड्स बता दो। जितना टुकड़ा टूट कर मिला है, जितने टुकड़े मिल गए हैं, उन सबका मोल्स जोड़ दो, उसका 1000 ml में कितना प्रेजेंट है उसको ओवरऑल मोलारिटी कहते हैं। फॉर्मेलिटी कंपाउंड के लिए यूज होता है, राइट? हाँ जी, फाइन। तो इसको बढ़ते हैं हम लोग। इस यहां पर K प्लस का कितना मोल्स मिल जाएगा? 2 मोल्स है तो कितना मोल्स मिल जाएगा? 4 मोल्स। तो 4/400 इंटू 1000 मोलारिटी हो गया। सल्फेट का कितना हो जाएगा? 2/400 इंटू 1000। ये सल्फेट का हो गया। अरे टोटल मोल्स कितना मिल गया होगा? टोटल मोल्स, दोनों टुकड़ा टूट गया होगा 2 मोल, तो टोटल 6 मोल्स मिल रहे हैं। तो ओवरऑल मोलारिटी 6/400 इंटू 1000 हो गया। ये ओवरऑल मोलारिटी मतलब ओवरऑल कितने सॉल्यूट के टुकड़े। भागू अब आगे, क्लियर है? भागू, अरे बताओ ना यार, भागू आगे। अब क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आगे भागते हैं। अब इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। फॉर्मेलिटी किसके लिए यूज कर दिया? फॉर्मूला यूनिट के लिए बस। जब हम एक कंपाउंड की मोलारिटी पूछते हैं, जब हम एक कंपाउंड की मोलारिटी पूछते हैं तो उसको फॉर्मेलिटी कहते हैं। जब हम एक कंपाउंड की मोलारिटी पूछते हैं तो उसको फॉर्मेलिटी कहते हैं। फाइन। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एनर्जी में हो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल सही। भाग मिल्खा भाग। हाँ जी, सुनो, अब एक टर्म आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज ओलियम। परसेंटेज ओलियम, सुनो ध्यान से, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। आराम से सुनना नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। परसेंटेज ओलियम, परसेंटेज ओलियम, ओलियम कहा जाता है। ओलियम अगर देखोगे तो उसमें अंदर H2SO4 मिलेगा और SO2 मिलेगा। थोड़ा धीरे चल रहा हूं मैं, ओलियम में थोड़ा धीरे हो गया हूं मैं। H2SO4 और SO2 का मिक्सचर, या कई बार देखोगे लिखा रहता है H2S2O6। ओलियम, ओलियम ओलियम आपको दिखेगा H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ही, थोड़ा धीरे हो जाऊंगा मैं, ओलियम में थोड़ा समझो, अच्छे से समझना। ओलियम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। अरे ढक्कन खोलते हो तो बुरा 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 ब्राउन रंग का फ्लेम्स बाहर आता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम कहते हैं। और उसके अंदर देखोगे तो H2SO4 और SO3 का मिक्सचर मिलेगा। SO3 और H2SO4 का मिक्सचर मिलेगा।
और इसको कंबाइंड में H2SO7 कहते हैं। ध्यान देना, नहीं तो फिर भैया निकल जाएगा दिमाग से। इसको कंबाइंड कर दो तो ये दिखता है H2H2O7 दिखता है। ओलियम इसी को कहते हैं। ओलियम इज H2SO4 प्लस SO3। सुनो, परसेंटेज ओलियम का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, नहीं तो भैया फिर हम जिम्मेदार नहीं है, फिसल जाएगा ये दिमाग से। आप 100 ग्राम ओलियम लेते हो, 100 ग्राम ओलियम मतलब उसके अंदर H2SO4 रहेगा और उसके अंदर SO3 रहेगा। ये दो चीजें रहेंगी ओलियम के अंदर, H2SO4 एंड SO3 का मिक्सचर रहेगा, ओलियम कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो तो इसके अंदर H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है, इसी को ओलियम कहते हैं। अब बताओ परसेंटेज ओलियम, ध्यान से सुनना, परसेंटेज ओलियम मतलब ये तो यही बोल रहा है ना कि बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का कितना परसेंटेज है और SO3 का कितना परसेंटेज है, मतलब 100 ग्राम में कितना H2SO4 और कितना SO3 मिलेगा, वही बताना है मुझे। परसेंटेज ओलियम मतलब ओलियम में परसेंटेज बताइए, तो किसका परसेंटेज बताइए? दो ही चीज है ना वहां पर, दो ही चीज है वहां पर। जैसे H2, कुछ लोग बोल रहे हैं फॉर्मेलिटी सर कहां यूज करते हैं? हाँ बच्चे, बिल्कुल वहां यूज करते हैं जहां सॉल्यूट टूट जाए, पानी में जाकर वो सॉल्यूट ना रह जाए, वो टुकड़ों में टूट जाए या बहुत सारे टुकड़े आपस में जुड़ जाए, तो पानी में जाकर अगर कंपाउंड चेंज कर जाता है, टूट जाता है या जुड़ जाता है, तभी हम फॉर्मेलिटी यूज करते हैं। एल्स मोलारिटी विथ रिस्पेक्ट टू कंपाउंड और फॉर्मेलिटी विथ रिस्पेक्ट टू कंपाउंड सेम चीज है। सुनो, परसेंटेज ओलियम। अब एक चीज बताओ, H2SO4, ध्यान देना, H2SO4 SO3 और पानी जब मिलेगा तो ये बना देता है H2SO4। ध्यान देना इस पर आराम से, SO3 प्लस H2O मिलकर बना देगा H2SO4। मतलब SO3 में अगर पानी घोले तो SO3 पानी के साथ मिलकर H2SO4 बना देगा। राइट, सुनो, H2SO4 SO3 पानी के साथ मिलकर H2SO4 बना देता है। अगर इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, तो ये नया मास जो सल्फ्यूरिक एसिड का बन रहा होगा उसका मास M1 प्लस M2 होगा। ये नया मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा होगा। सुनते जाना आराम से। आपके पास पहले से कुछ सल्फ्यूरिक एसिड है, आपके पास पहले से कुछ सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है, ये सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है और SO3 भी पड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि जैसे ही तुम अगर इसमें पानी डालोगे तो पानी और SO3 मिलकर और सल्फ्यूरिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देगा, SO3 और H2O मिलकर H2SO4 बनाना स्टार्ट करेगा। ये दोनों मिलाकर कितना है अभी? 100 ग्राम, दोनों मिलाकर 100 ग्राम है। सुनो, पानी SO3 के साथ पानी जैसे ही रिएक्ट करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनाना स्टार्ट करेगा। अरे ग्रुप ऑफ आयंस है, उसको अलग मत सुनो। अब बताओ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से अगर ये M1 मास है और ये M2 मास है तो नया जो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा होगा वो दोनों मिलाकर M1 प्लस M2 मास होगा। अब बताओ यहां पर कि अगर इसका मास M1 है तो इसका मास 100 माइनस M1 ग्राम रहा होगा। मैंने क्या लिया था? परसेंटेज वर्ड है, तो परसेंटेज वर्ड है तो 100 ग्राम मान लिया ओलियम का, और उसमें M1 ग्राम अगर SO3 है तो H2SO4 का मास M100 माइनस M1 होगा। याद रखना, ये इतना आसान नहीं होगा, समझने में थोड़ा टेंशन होगी, और जहां पर कॉन्सेप्ट हाई होता है वहां पर फोकस भी और ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे वो टेंशन भरा आएगा थोड़ा सा। परसेंटेज ओलियम, नॉर्मेलिटी, ये सब टर्म्स अब आपको थोड़ी दिक्कत करेंगी, लेकिन अगर क्लियर कट सुनो, अच्छे से सुनो तो आराम भी होगा। सुनो, हाँ जी सुनो, इसमें परसेंटेज ओलियम दैट इज मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3, राइट। अब अगर SO3 के साथ अगर पानी मिलाओगे तो ये बनेगा H2SO4। इसका मास अगर M1 है और इसका मास अगर M2 है तो इसका मास M1 प्लस M2 होगा। कंफर्म्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास के वजह से। तो अगर मैं इसमें पानी मिलाकर अगर पूरा SO3 को पानी से मिलाकर, सुनो भैया,
सुनो सुनो सुनो, अगर इसमें पानी मिलाकर SO3 को पानी मिलाकर अगर H2SO4 में कन्वर्ट कर दें तो इसका मास M1 प्लस M2 होगा। तो बताओ H2SO4 का मास कितना होता अगर मैं इसमें पानी मिलाकर पूरा SO3 रिएक्ट कराकर सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया होता। फिर से सुनना, इसमें H2SO4 का टोटल मास कितना होता अगर इसमें पानी मिला देता मैं, तो टोटल मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता। पहले से कितना है 100 माइनस M1 ग्राम, ये पहले से था सल्फ्यूरिक एसिड जो पहले से पड़ा हुआ था। और दूसरा नया सल्फ्यूरिक एसिड कितना बनता उसका हम लिख देते हैं M1 प्लस M2 ग्राम, जो पानी के मिलाने से H2SO4 नया बना, ये वाला पानी मिलाने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड बना होगा। और ये पहले से प्रेजेंट है यहां पर। और यहां पर M2 क्या है, M2 इज मास ऑफ वाटर, जो ऐड कर सकते हैं, जो ऐड, ध्यान से सुनो भैया नहीं तो फिसल जाओगे, टेंशन मत दो, अभी टाइप मत करो कुछ भी। सुनो, 100 ग्राम है, SO3 का M1 ग्राम है और H2SO4 का 100 माइनस M1 ग्राम है। अगर मैं इसमें पानी मिला नहीं दिया हूं, अगर इसमें मैं पानी मिलाता तो SO3 पानी के साथ मिलकर और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता। और अगर कंजर्वेशन ऑफ मास देखें तो इसका मास प्लस पानी जो रिएक्ट किया है उसका मास मिलाकर इसका मास हो जाएगा M1 प्लस M2 होगा। तो आपको बतानी है कि 100 ग्राम ओलियम लोगे और अगर उसमें पानी डालोगे तो कितना मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिल सकता है। तो भैया हम कहेंगे पहले से जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 100 माइनस M1 ग्राम है, और अगर इसमें पानी का मास M2 डाले होगे तो नया सल्फ्यूरिक एसिड का मास M1 प्लस M2 हुआ होगा। तो बताओ टोटल मास कितना हुआ होगा, 100 माइनस M1 प्लस M1, ये तो गया प्लस M2, यही टोटल मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। अगर पानी डाल दिए होते, पानी डालकर पूरा SO3 रिएक्ट करा दिए होते तो यही टोटल मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आता। समझ गया हो यहां पर? फिर से सुन लो लास्ट पॉइंट, ये क्योंकि टफ है थोड़ा सा इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो रिपीट नहीं करता। ये 100 ग्राम रख लो, SO3 और H2SO4 का इसमें कुछ मास होगा, मान लो इसका मास M1 है और इसका मास 100 माइनस M1 है। अब कहता है परसेंटेज ओलियम निकालने के लिए मुझे ये बता दो कि इसमें अगर पानी डालकर पूरा SO3 रिएक्ट करा दिए होते तो अब टोटल सल्फ्यूरिक एसिड कितना मिला होता। तो हम इस रिएक्शन को देख रहे हैं, M1 SO3 था, M2 पानी डाल दिया जो SO3 के साथ रिएक्ट कर गया, तो नया मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो गया, M1 प्लस M2 हो गया। अगर मैं पानी मिला देता तो टोटल मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो जाता, जो पहले से था प्लस जो नया बना पानी के डालने से जो बन सकता था, दोनों को जोड़ दूं तो ये 100 प्लस M2 हो गया। इसी को परसेंटेज ओलियम कहते हैं। मतलब परसेंटेज ओलियम वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो बताता है कि अगर 100 ग्राम ओलियम ली जाए और अगर उसको हम पानी डालकर डाइल्यूट करें तो टोटल मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितनी होगी। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही परसेंटेज ओलियम कहते हैं। सुनो, परसेंटेज ओलियम की वैल्यू 100 से ऊपर आने वाली है। देखो 100 से ऊपर आने वाली है। कितना ऊपर आएगा, जितना मास पानी का रिएक्ट कर रहा होगा उतना ज्यादा दिखेगा। अरे 100 से ज्यादा होगा ना, क्योंकि आपने इसको तो जोड़ा प्लस इसको भी जोड़ दिया और एक्स्ट्रा पानी जो रिएक्ट कराया था उसको भी जोड़ा, तो ये 100 प्लस हो जाएगा ना। तो पानी का एक्स्ट्रा मास जुड़ता नजर आएगा जो रिएक्ट किया होगा SO3 के साथ। सोच के देखो इस बात पर। तो परसेंटेज ओलियम वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कहता है कि 100 ग्राम अगर ओलियम लोगे और अगर उसमें हम पानी डाले होते तो टोटल सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना मिला होता। उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम परसेंटेज ओलियम कहते हैं। अब बड़ा मजेदार खेल है इसमें कि भैया 100 से ऊपर वाली क्वांटिटी क्या बताता है। अगर परसेंटेज ओलियम 100 से ऊपर क्वांटिटी होती है तो 100 से ऊपर वाली क्वांटिटी किसकी क्वांटिटी बता देता है। 100 से ऊपर वाली क्वांटिटी पानी का मास बता देता है जो 100 ग्राम के साथ रिएक्ट किया होगा, 100 से ऊपर वाली क्वांटिटी किसका मास बता देता है, जो पानी 100 ग्राम से रिएक्ट किया होगा। रिएक्ट कर नहीं गया,
रिएक्ट किया होगा। तो चलो अब मेरा एक क्वेश्चन बता दो, अगर इसमें समझ में आए तो जल्दी बताओ। अगर मैं लिखता हूं, मैं फटाफट जवाब दोगे बिना रुके हुए, फटाफट। अगर मैं कहता हूं 118 इज परसेंटेज ओलियम, तो जरा ब्रेक करो, इसका मीनिंग क्या है? ये 100 प्लस 18, ये 18 क्या है? ये 18 क्या? फटाफट बताओ, ये 18 क्या है? अरे ये 18 क्या है इसमें? 18 क्या है इसमें? समझा रहा हूं, इसका 18 क्या है? जल्दी। 18 का मतलब क्या? नहीं, 18 118 परसेंटेज ओलियम है। ये 18 क्या बता रहा है? ये 18 क्या बता रहा है? 118 है, तो 18 क्या बता रहा है? 18 क्या बता रहा है इसमें से? जल्दी 18 क्या बता रहा है? जल्दी। 18 ग्राम पानी रिएक्ट कर सकता है। 18 ग्राम पानी रिएक्ट कर सकता है। वेरी ट्रू, 18 ग्राम वाटर रिएक्ट कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सभी समझ गए हो। 18 ग्राम पानी रिएक्ट कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे गजब। तो सुनो, देखो मजेदार बात इसके मजेदार बात बोलो कि 100 ग्राम अगर होता और H2SO4 और SO3 का कॉम्बिनेशन होता और इसमें अगर पानी डाले होते तो 18 ग्राम पानी रिएक्ट कर गया होता। तो ये बताओ, SO3 प्लस H2O इज गिविंग H2SO4। देखना, ध्यान देना, इसमें SO3 का 1 मोल, H2O का 1 मोल और H2SO4 का 1 मोल, एक मोल के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा और ये 1 मोल बनाएगा। ध्यान देना, इसका मोलर रेशियो 1:1 है। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा उसका भी आंसर दे देना। अगर 100 ग्राम ओलियम में 18 ग्राम अगर मैं पानी ऐड कर सकता हूं, रिएक्ट करा सकता हूं, तो 1 मोल रिएक्ट करा सकता हूं। इसका मतलब SO3 का कितना मोल्स रहा होगा इस सोल्यूशन में? इसका मतलब SO3 का कितना मोल्स रहा होगा सोल्यूशन में? ओलियम में 100 ग्राम में SO3 का कितना मोल्स रहा होगा? देखो, पानी का मोल्स और SO3 का मोल्स 1:1 मोलर रेशियो में रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं 18 ग्राम पानी एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूं इसमें, तो कितने मोल्स ऑफ SO3 यहां रहेगा? कितने मोल्स ऑफ SO3 रहेगा? SO3 कितने मोल्स रहेगा? SO3 कितने मोल्स रहेगा? 1 मोल। बहुत बढ़िया, आने लगा क्वेश्चन आंसर। 1 मोल क्यों? 80 ग्राम, बिल्कुल सही। इसका मतलब SO3 यहां पर 80 ग्राम होगा, और इसका मतलब अगर ये 80 ग्राम है तो H2SO4 का मास कितना रहा होगा? 20 ग्राम रहा होगा। अरे बहुत बढ़िया, देखे कंपोजिशन निकाल दिए। इस शब्द से तुमने कंपोजिशन निकाल दिया ओलियम का कि कितने H2SO4 और कितने SO3। आपने इस शब्द से कंपोजिशन फाइंड कर लिया। अगर सिर्फ इतना बताना था कि 18 ग्राम पानी हम ऐड कर सकते हैं, बस इतना बताना था कि 18 ग्राम पानी हम रिएक्ट करा सकते थे, तो 18 ग्राम पानी मतलब 1 मोल, तो ये भी 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल होना चाहिए मतलब ये 80 ग्राम होनी चाहिए। तो इसका मतलब 100 ग्राम में 80 ग्राम SO3 रहेगा और H2SO4 20 ग्राम रहेगा। यही तो काम था, यही तो काम था परसेंटेज ओलियम का। परसेंटेज ओलियम वो शब्द है जो आपको कंपोजिशन बता देता है ओलियम का। 100 ग्राम में कितना H2SO4, कितना SO3, वो बता दिया आपको। फिर से देख लो, 118 का मतलब होता है 18 ग्राम जो एक्स्ट्रा है, 100 से ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो बता देता है कि कितना पानी हम रिएक्ट करवा सकते हैं। तो अगर 18 ग्राम पानी रिएक्ट करा सकते हैं, इसका मतलब 18 ग्राम मतलब 1 मोल पानी रिएक्ट करा सकते हैं, तो ये भी 1 मोल जरूर होगा। यहां पर 1 मोल जरूर होगा। 1 मोल मतलब 80 ग्राम, और 80 ग्राम अगर ये है 100 ग्राम में, तो H2SO4 का कितना ग्राम हो गया? 20 मोल्स, 20 ग्राम। अरे भैया एक फटाफट, अब मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, इसमें आप आंसर दोगे कि अगर 109 परसेंटेज ओलियम अगर लिख देता है, तो बताओ कि 100 ग्राम ओलियम में H2SO4 कितना ग्राम की बात करेगा और SO3 का कितना ग्राम की बात करेगा? पहले फटाफट, SO3 प्लस H2O, तो
दोनों मिलाकर H2SO4 बनाता है, और इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका भी 1 मोल ही रिएक्ट करेगा। दोनों का मोलर रेशियो 1:1 होता है। फटाफट जवाब दे दो। 109 ग्राम परसेंटेज, 109% ओलियम लिख दिया है, तो बताओ इस 9 का मतलब क्या लें? 109, तो 9 का मतलब क्या होगा उसमें बता दो। 9 ग्राम का मतलब क्या होगा बता दो मुझे जल्दी। 9 ग्राम का मत, जल्दी जल्दी सीखो यार, जितना तेज तुम भागोगे मैं उतना तेज भागूंगा, नहीं भागोगे बैठ जाएंगे, जल्दी भागो तुम भी। तो 109 अगर लिख गया है तो इसका मतलब क्या है? 109, इसको ऐसे लिख दो 100 + 9, तो ये इतना मास ऑफ वाटर कैन बी रिएक्टेड, कैन बी रिएक्टेड। भाई 9 ग्राम पानी हम 100 ग्राम के साथ रिएक्ट करा सकते हैं। तो कौन बताएगा सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मास रहा होगा और SO3 का कितना मास रहा होगा? जब बता के देखो कि अगर 109% ओलियम लिख दिया है तो SO3 का कितना मास रहा होगा और H2SO4 का कितना मास रहा होगा। तो 9 ग्राम मतलब ये हाफ मोल, ये 9 ग्राम है, ये 9 ग्राम है, इसका मतलब ये हाफ मोल है, तो ये भी हाफ मोल रहा होगा। SO3 भी हाफ मोल मतलब 40 ग्राम, इसका मतलब SO3 40 ग्राम है और H2SO4 60 ग्राम है। अरे भैया बत्ती जल गई दिमाग की कि नहीं जली? बोलो, दिमाग की बत्ती जली? अरे समझ में आ गया, समझ में आ गया। परसेंटेज ओलियम क्या वर्ड बताता है? परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर परसेंटेज ओलियम लिख दिया तो 100 ग्राम में कितना H2SO4 और कितना SO3 है वो निकाल पाओगे आप। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? फाइन, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों में देखो, हर चैप्टर, हर टर्म्स एक लेवल का नहीं होता है, अलग अलग लेवल का होता है बच्चे। जैसे हर पल जिंदगी भी एक जैसा नहीं होता है, उसी तरह से अगर अलग अलग टर्म्स पढ़ोगे तो अलग अलग, देखो 2 तरीका होता है बंधुओं, ध्यान रखना 2 तरीका होता है पढ़ाने का। एक, मैं वही पढ़ाऊं जो तुम्हें आसान लगे, सब खुश, अरे सर कमाल हो गया, सब समझ में आ गया। दूसरा, मैं वो पढ़ाऊं जिससे आपका एडवांस तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जब हम आपको एडवांस तक ले जाने की बात करेंगे तो चीजें कुछ टफ भी आएंगे, और जब टफ आता है तो फोकस और बढ़ाओ और कंसंट्रेट करो और उसको ग्रास्प करने की कोशिश करो। मैं बार बार कहता हूं, पढ़ाई एक यूएसबी डेटा ट्रांसफर नहीं है कि मैंने ट्रांसफर दाबा और सारा कॉन्सेप्ट वापस चला गया, सारा कॉन्सेप्ट ट्रांसफर हो गई, ये नहीं हो सकता है। तो 2 तरीका है, मैं वही बोलूं तो तुम्हें आसान लगे, तो लगेगा कि यार ये तो सारा कुछ समझ में आ गया, लेकिन आपको मालूम नहीं रहा कि कई चीजें छुपा दी गई, क्योंकि उससे टीचर्स, उससे बच्चों में दिक्कत आती है, वो कहते नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो परेशानी होती है। उस पार्ट को रोकने के लिए अक्सर आप देखोगे चीजों को, अक्सर आप देखोगे कई सारे क्लासेस में कि आपको उतने ही बताए जाएंगे जितना आसान पार्ट है, टफ पार्ट को रोक देते हैं लोग। लेकिन मैं ऐसी गलतियां आपके साथ नहीं करने वाला हूं। इस प्लेटफॉर्म पर, अपनी कक्षा के प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं होने वाला है। भैया हम टफ चीज बताएंगे तो ज्यादा कंसंट्रेट करो, इजी है तो इजी है। गुड।
सुनो, साउंड में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि नेक्स्ट टाइम वो साउंड की प्रॉब्लम हटाए। आप लोग को दिक्कत आ रही है, मैं टेक्निकल टीम को बोलकर उसको रेक्टिफाई कराऊंगा तुरंत, ताकि आपको इस बात पे प्रॉब्लम नहीं आ जाए। ठीक है, इस बात पे प्रॉब्लम नहीं आ जाए, टेक्निकल टीम को बोल दूंगा। सुनो 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 सुनो, तो परसेंटेज ओलियम जब भी हम लिखते हैं, इस शब्द से एक बार अगर किसी को दिक्कत रह गई है तो एक बार फिर से पढ़ लेना इन चीजों को कि कैसे इसकी बात की गई है। परसेंटेज ओलियम अगर बोला जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। परसेंटेज ओलियम एक शब्द है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसके थ्रू 100 ग्राम में SO3 कितना है और H2SO4 कितना है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। डिस्टर्बेंस जो भी बच्चों को साउंड में मिल रहा है, वेरी सॉरी फॉर दैट। बहुत ही गुजारिश है कि आज भर इसको कर लो और नेक्स्ट इसको कैसे सुधारा जा सकता है टेक्निकल टीम को बोल देता हूं, वो साउंड को सही करेंगे, वो साउंड को प्रॉपर करेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आ जाए। प्लीज आज भर थोड़ा सा इसको देख लो इसमें, राइट। हाँ जी, अगर बर्दाश्त हो रही है तो प्लीज बेयर इट विथ मी, प्लीज बेयर कर लो। सुनो, अब इसमें और कंसंट्रेशन टर्म्स है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, नॉर्मेलिटी है, अभी दो और है, सुन लो इसको भी। थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम बच्चों ने रिपोर्ट कर रहे हैं कि वॉइस प्रॉब्लम है, तो थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम थोड़ा सा अगर बेयर कर लो तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। थोड़ी अगर इसको बेयर कर लो आप आज भर, फाइन, आज भर बेयर कर लो, राइट। सुनो नेक्स्ट पॉइंट, फटाफट सुनो। व्हाट इज मैक्सिमम परसेंटेज ओलियम? व्हाट इज मैक्सिमम परसेंटेज ओलियम? तो दो सिचुएशन आ सकता है बच्चे आपके पास। अगर 100 ग्राम ओलियम लेते हो तो H2SO4 लगभग 100 ग्राम है और SO3 लगभग मान लेता हूं लगभग 0 है, लगभग 0 है, 0 नहीं एग्जैक्ट। और दूसरा सिचुएशन आ सकता है कि अगर 100 ग्राम ओलियम लेते हो तो H2SO4 लगभग 0 ग्राम है और SO3 लगभग 100 ग्राम है, लगभग की बात कर रहा हूं मैं। दो सिचुएशन है, दो डिफरेंट, दो एक्सट्रीम एंड है। एक जगह जहां 100 ग्राम ओलियम में H2SO4 लगभग पूरा 100 ग्राम में 99.99999 है और SO3 लगभग 0 हो गया, 0.00001 हो गया, ऐसा मान लिया। और एक केस हो गया जहां H2SO4 लगभग 0 है, मतलब 0.00001 हो गया और SO3 लगभग 99.99999 हो गया, मतलब लगभग 100 मान लेता हूं मैं। इन दोनों एक्सट्रीम केसेस को ऐसा मान लेता हूं। तो सुनो, अगर ये बताओ, अगर H2O और SO3 रिएक्ट करता है तो ये H2SO4 बनाता है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सर और दोनों का मोल 1 मोल, ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल बनता है, सब 1:1 मोलर रेशियो में रिएक्ट करता है। ये 1 मोल इसका 1 मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल बना देता है। तो अगर कोई बोले कि सर इसमें पानी अगर हम ऐड कर दें तो मैक्सिमम कितनी सल्फ्यूरिक एसिड बन सकती है? अरे कोई रिप्लाई दे सकता है? अगर इसमें हम पानी डाल दें सर तो मैक्सिमम सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना आ सकता है? कितना आ सकता है? अगर इसमें मैं पानी डाल दूं तो मैक्सिमम सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना हो सकता है? आप बताओगे सर H2SO4 तो पूरा 100 ग्राम है, SO3 तो है ही नहीं, तो पानी डालने के बाद भी H2SO4 कहां से बनने वाला है नया? मतलब पानी डालने के बाद भी बहुत कम मात्रा में कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड पड़ेगा, मतलब नल के बराबर है, मतलब लगभग 100 ही रह जाएगा। अब दूसरा केस, अगर इसमें हम बोलते हैं कि अगर इसमें पानी डाला जाए तो सर टोटल सल्फ्यूरिक एसिड कितना मिल सकता है? अगर इसमें मैं पानी डाल दूं तो बताओ टोटल सल्फ्यूरिक एसिड कितना मिल सकता है? बोलोगे
सर इसका 1 मोल होता तो ये भी 1 मोल बनता, या ये 80 ग्राम रिएक्ट करता तो ये 98 ग्राम बनता। तो अगर SO3 100 ग्राम है तो इसमें अगर पानी डाले होते तो टोटल सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना मिला होता? आप यहां पे लगाओगे कि ये अगर 80 ग्राम अगर रिएक्ट किया होता तो ये 98 ग्राम बना होता। तो अगर ये 100 ग्राम रिएक्ट किया होता तो ये कितना बना होता? 98/80 इंटू 100 बना होता। यही मैक्सिमम सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता था। तो यही मैक्सिमम परसेंटेज ओलियम हो सकता है। यहां पर मिनिमम लगभग 100 से थोड़ा ऊपर और मैक्सिमम 122.5 हो जाता। बिल्कुल यहां पर कितना हो जाता? टोटल सल्फ्यूरिक एसिड कितना बन गया होता? दैट इज 22 पॉइंट समथिंग बन गया होता। तो दो एक्सट्रीम है बच्चे, दो एक्सट्रीम है, ध्यान देना। अगर मुझे कोई SO3 का मास बता दे तब भी हम H2SO4 का मास बता सकते हैं। कोई H2O का मास बता दे तब भी हम H2SO4 का मास बता सकते हैं। परसेंटेज ओलियम कौन सा टर्म है? परसेंटेज ओलियम वो टर्म है जो टोटल सल्फ्यूरिक एसिड कितना मिल सकता है पानी डालने के बाद, वो टर्म है। लेकिन वो टर्म 100 से ऊपर होगा, क्योंकि हम इसको 100 तो स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो पानी डालकर अगर रिएक्ट कराओगे कोई चीज तो वो टर्म तो 100 से ऊपर होने वाला है। मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा ज्यादा, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसकी वैल्यू कितना आ रहा है? 122.5, सॉरी यहां पर 22 लिख दिया हूं मैं, एक वैल्यू घट गया इसमें। तो यहां का परसेंटेज ओलियम कितना हो जाएगा? 122.5, और यहां का परसेंटेज ओलियम लगभग कितना रह जाएगा? लगभग 100 के बराबर ही रह जाएगा। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ओलियम, मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ओलियम। तो परसेंटेज ओलियम अगर इसमें पानी डालते भी हो तो ये 0 है, तो इसका मतलब 100 ग्राम ही H2SO4 रह जाएगा। अगर इसमें पानी डाल देते हो तो ये 100 ग्राम है, तो ये SO3 का 100 ग्राम मिलकर कुछ H2SO4 बनाएगा। तो इस रिएक्शन को देखें, इसका 1 मोल इसका 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, मतलब इसका 80 ग्राम इसके 98 ग्राम बनाता है। तो 100 ग्राम रहता तो कितना ग्राम बनता है? इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आ जाएगा 122.5। तो लास्ट एक क्वेश्चन सुनो, लास्ट एक क्वेश्चन। 104.5 परसेंटेज ओलियम है। तो बताओ, फटाफट आंसर दोगे। 100 ग्राम में H2SO4 का मास कितना रहा होगा और SO3 का मास कितना रहा होगा? फटाफट जैसा आंसर दे दो, फास्ट फटाफट आंसर दे दो इसमें। सेकेंड फटाफट आंसर दे दो। 104.5 परसेंटेज ओलियम रहा होगा, तो 100 ग्राम में SO3 कितना और H2SO4 की अमाउंट कितना होगा? बोलो बोलो, कितना होगा इसमें? अगर 104.5 परसेंटेज ओलियम होगा तो कितना हो सकता है इसमें? बोलो कितना, कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा और SO3 कितना होगा? तो इसमें पानी कितना हम ऐड कर सकते हैं? 100 प्लस 4.5, मतलब अगर H2O है और SO3 है और इसको अगर H2SO4 बना रहे हैं तो इसका मास 4.9 है, इसका मास 4.9 ग्राम ऐड कर रहे हैं, मतलब कितना? 1/4 मोल। तो इसका भी 1/4 मोल रहेगा, तो इसका मतलब 1/4 इंटू 80, तो ये कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। इसका मतलब ये 20 ग्राम रहा होगा और ये 80 ग्राम रहा होगा। अब क्लियर है? अब क्लियर है? यस, मैक्सिमम ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। अब क्लियर है? ये अब क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब क्लियर है। और सुनो बच्चे, एक चीज ध्यान रखना अपनी जिंदगी में, ये हमेशा मैं बोलता हूं, सभी बच्चों को बोलता हूं, कई डिस्ट्रैक्शंस आएंगे लाइफ में, कई चीजें आपको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। कई बच्चों से बात हुई, कई बच्चे बात करते रहते हैं कि सर मैंने उनसे बात किया, मैंने इनसे बात किया, मैंने ऐसा बात किया, मैंने ऐसा डिस्कशन हुआ, और लोग कहते हैं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे भैया, कोई किसी को समझ नहीं सकता है पूरा का पूरा कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल भरी हुई है। तो किसी और की बातों में जाकर कि फलाना ने कहा है
कि अरे तू मत कर, तेरा तो कैपेसिटी ही नहीं है जेई तक करने का। अरे दूसरा कौन होता है डिसाइड करने वाला कि मेरी कैपेसिटी कितनी है? अरे अप्लाई करके दिखाओ ना उसमें। आप इस बात से फ्रस्ट्रेशन में मत आओ कि दूसरे ने कुछ ऐसा कह दिया सर और मैं डीमोटिवेटेड हो गया हूं। नहीं, दूसरा तो कई लोग सजेशंस देते हैं और उन सजेशंस को लेकर अपने दिमाग में मत बैठाओ और कोने में रो मत, भागो आगे। और आगे दुनिया बहुत खूबसूरत है। आगे अपने जो सपना बनाए हो उसको पाने के लिए भागते रहो, कंटिन्यूअस मेहनत करते रहो। एक बार गिरेंगे, दूसरा बार फिर दौड़ेंगे, गिरे फिर लड़खड़ाए, फिर हाथ थामेंगे, फिर भागेंगे, रुकेंगे नहीं। और ये पूरी जिंदगी के लिए है, ये जेई के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर वो गोल के लिए बोल रहा हूं जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जरूरी है। हाँ जी, किसी की बातों में मत आओ, अपने पे विश्वास रखो और अपनी कैपेसिटी पर फेथ रखो, बिलीव रखो, मिलेगा। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट सुनो, एक और आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अगर ये देखा जाए H2O2 अगर ब्रेक कर जाए तो ये जाता है H2O और हाफ O2 में। इसका एक मोल इसके हाफ मोल बनाएगा अगर H2O2 ब्रेक कर गया तो। हाफ मोल मतलब अगर STP पे बात करें तो 11.2 लीटर्स एट STP भी लिख सकते हैं। तो सुनो, ध्यान दो, यहां पर दो वर्ड में ध्यान दो। इसका H2O2 अगर एक मोल डिसइंटीग्रेट करता है, डिकम्पोज करता है, तो O2 का गैस कितना बनाएगा? आधा मोल। आधा मोल मतलब 11.2 लीटर्स एट STP। इसको दिमाग में भरो, इसको दिमाग में भर दो, यहीं से कहानी खत्म हो जाएगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ की। एक मोल H2O2 कितने वॉल्यूम ऑफ O2 जनरेट करेगा अगर डिकम्पोज करेगा? तो 11.2 लीटर्स ऑफ O2 एट STP, क्योंकि एक STP पर एक मोल 22.4 लीटर को रिजेंबल करता है। सो STP कंडीशन पे ये आधा है, ये 1 है तो ये आधा है, मतलब इसका 1 मोल अगर डिकम्पोज किया तो ये आधा मोल बनेगा। आधा मोल बनेगा मतलब 11.2 लीटर्स ऑफ O2 बनाएगा एट STP पर। इसको समझ लो, इसको पकड़ लो, बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहता है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ क्या बताया था? पर ml, स्ट्रेंथ वाज ग्राम पर लीटर। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए आप करोगे क्या? बस ये इंडेक्स ध्यान में रख लो, बाकी हम अभी समझा देते हैं, 1 सेकेंड लगेगा इसको समझाने में। मान लीजिए ये यहां पर 1 मोल H2O2 11.2 लीटर्स एट STP आपको जनरेट कर रहा है यहां पर। तो ध्यान दो आप, फाइन। सुनो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए ध्यान से सुनना, अभी कोई साइड डिस्ट्रैक्शंस नहीं। अगर आप ऐसा करो, आप अगर सोल्यूशन का 1000 ml 1 लीटर, आप सोल्यूशन का 1 लीटर भी कंसीडर कर सकते हो, 1 मिलीलीटर भी कंसीडर कर सकते हो, दोनों करके दिखाएंगे। आप देखना यहां पर, मान लो सोल्यूशन का तुमने 1 लीटर एज्यूम कर लिया, मतलब 1000 ml एज्यूम कर लिया, और ये H2O2 सोल्यूशन है, मतलब H2O2 के साथ पानी भी मिला हुआ है। H2O2 सोल्यूशन है, H2O2 सोल्यूशन है जिसका 1 लीटर आपने फाइंड कर लिया। और अगर कहता है कि H2O2 की मोलारिटी 2 मोलर है, मान लो अगर कहता है H2O2 की मोलारिटी 2 मोलर है, तो बच्चे ये बताओ, अगर मोलारिटी 2 मोलर लिख दिया तो इसका मतलब 1 लीटर सोल्यूशन लेंगे तो H2O2 का कितना मोल्स मिलेगा? 2 मोल्स मिल जाएगा। क्लियर कट हो गया? देखो, बड़ा ध्यान से सुनना, और बड़ा आसान सा चीज है, कॉम्प्लिकेटेड मैनर में लिखा रहता है, लेकिन सोचो तो बड़ा आसान है, क्योंकि इसी पे डायरेक्ट, इसी पे क्वेश्चन बेस्ड दूसरी कंपाउंड का देता है। क्या मैं बोल रहा हूं? सुनो, अगर H2O2 2 मोलर लिखा है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 1 लीटर अगर सोल्यूशन लेंगे तो इसमें 2 मोल्स ऑफ H2O2 मिलेगा। बच्चे
अगर 2 मोल्स ऑफ H2O2 मिलेगा तो बता दो ऑक्सीजन कितना रिलीज होगा अगर ये डिकम्पोज हुआ। तो अगर ये H2O2 डिकम्पोज हुआ इस सोल्यूशन में तो कितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दे देगा, जल्दी बता दो। 1 मोल H2O2 11.2 लीटर्स एट एसटीपी जनरेट करता है अगर डिकम्पोज कर जाए। अगर मोलारिटी 2 मोलर बोल दिया तो बताओ कितने वॉल्यूम ऑफ O2 इससे डिकम्पोज मिलेगा, इसका डिकम्पोजिशन से कितने O2 मिलेंगे एट एसटीपी पर। एट एसटीपी पर कितना मिलेगा O2, वॉल्यूम बताओ एट एसटीपी पर। तो आपने कहा 22.4 लीटर। अरे बंधुओं समझ में आया क्या बोला मैंने? 1 लीटर सोल्यूशन ले लो, 1 लीटर सोल्यूशन अगर मोलारिटी 2 लिख दिया है तो कितने मोल्स है H2O2 के 1 लीटर में? 2 मोल्स। 1 मोल कितना जनरेट करता है? 11.2 लीटर जनरेट करता है। तो इससे कितना कितना ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा? दैट इज 2 टाइम्स 11.2 लीटर्स एट एसटीपी। तो अब जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम रिलीज कर रहा है, जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम रिलीज कर रहा है एसटीपी पर, जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम रिलीज कर रहा है एसटीपी पर, भैया उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो अब हम लिख देंगे इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 22.4 V है। 22.4 VH2O2 सोल्यूशन लिख दिया जाएगा। देखो बड़ा आसान सा चीज बताया हूं मैं, बिल्कुल इजी सा चीज है। ये कहता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए आप 1 लीटर सोल्यूशन ले लो और उसमें से जो H2O2 के डिकम्पोजिशन से जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम निकलेगी एसटीपी पर, उसी को नाम दे दो वॉल्यूम स्ट्रेंथ। उसी ऑक्सीजन की वॉल्यूम को नाम दे दो वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अरे भैया क्लियर है ना? चलो फिर से पूछ रहा हूं, अब बिल्कुल आसान सा एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिससे डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। सुनो फिर से, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कौन सा वैल्यू है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ वो वैल्यू है जो 1 लीटर सोल्यूशन से या 1 ml सोल्यूशन से जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम रिलीज होगी। आप एक रखना, 1 लीटर रख लो या 1 ml रख लो, 1 सेंटीमीटर रख लो या 1 डेसीमीटर क्यूब रख लो, एक रखना, एक रखना। ये वैल्यू में कभी डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं, यूनिट वॉल्यूम मैंने 1 लीटर मान लिया, 1 लीटर सोल्यूशन आप रख लीजिए, मोलारिटी 2 बोल दिया है, इसका मतलब 1 लीटर में इसका 2 मोल है और 2 मोल से कितना वॉल्यूम निकल रहा होगा? 22.4 लीटर, और यही इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। तो अगर इसको समझ में आया है तो बंधुओं एक बार जरा सा फटाफट एक आंसर दे दो। फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ फॉर 1.5 मोलर H2O2 सॉल्यूशन। फटाफट फटाफट आंसर दे दो एकदम वर्बली, कोई जरूरत नहीं है लिखने पिखने का। बताओ फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ फॉर 1.5 मोलर H2O2 सॉल्यूशन। 1.5 मोलर H2O2 सॉल्यूशंस की वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताइए जल्दी। 1.5 मोलर H2O2 सॉल्यूशंस की वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता दीजिए फटाफट, अगर समझ गए हो तो। फिर से बोल रहा हूं, 1 लीटर, 1 ml, 1 सेंटी, सभी उसको भी कंपेरिजन करेंगे। मैक्सिमम को तो यही दिक्कत होती है कि सर 1 क्या ले, 1 लीटर ले या 1 ml ले या क्या ले, उसको क्लियर कर दूंगा मैं। चलो फिर से, व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, व्हाट इज द मोलारिटी, सॉरी व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ फॉर 1.5 मोलर स्ट्रेंथ। अरे बहुत बढ़िया, इसका मतलब हो गया कि अगर 1 लीटर सोल्यूशन लेंगे तो वहां पर 1.5 मोल्स H2O2 मिलेगा और एक H2O2 डिकम्पोज करता है तो 11.2 लीटर एट एसटीपी ऑक्सीजन फॉर्म करता है। तो 1 मोल से अगर 11.2 कह रहा है तो 1.5 से कितना ऑक्सीजन की अमाउंट ये डिकम्पोज होने पर दे सकता है? 11.2 इंटू 1.5। तो इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो गया? 11.2 इंटू 1.5 इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अरे बता दीजिए भाई, बोल दीजिए, क्लियर है? 11.2 टाइम्स कहां चला गया ये? अजी ये कैसे 22.4 कैसे रिपोर्ट किया किसी ने? 1.5 मोलर है ना, 1.5 मोलर में 22.4 कैसे आ गया?
1.5 मोलर है, मतलब 1 लीटर में 1.5 मोल्स मिलेगा, और 1.5 मोल्स मिलेगा तो O2 कितना रिलीज होगा एसटीपी पर? 1.5 इंटू 12 11.2, दैट इज अ लीटर ऑफ एसटीपी, राइट। हाँ जी, 1 मोल ये अच्छा ये बताओ, ये कभी चेंज कर सकता है कि 1 मोल H2O2 से 1 मोल H2O और आधा मोल O2 ही मिलेगा ना? कभी ये ऐसा हो सकता है कि कुछ और मोल मिल जाए? ना जी, नहीं होने वाला है। और आधा मोल है तो एसटीपी पर इसका वॉल्यूम भी 11.2 लीटर ही होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ये फिक्स अमाउंट है। तो अब बताओ जनरलाइज अगर लिख दूं मैं, अगर जनरलाइज लिख दूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इफ मोलारिटी ऑफ H2O2 solution is M, find वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो कैसे रिलेशन निकाल दोगे? अब चलो बता दो। अगर मोलारिटी M है तो इसका मतलब 1 लीटर में H2O2 का मोल्स M मोल्स है, तो भैया O2 कितना रिलीज करेगा? 11.2 इंटू M करेगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलारिटी की रिलेशन आ गई, वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलारिटी की रिलेशन आ गई, जो कि हो गया 11.2 टाइम्स M, दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी। सोच के देखना, बड़ा आसान है। मोलारिटी M है तो इसका मतलब 1 लीटर में M मोल्स है, और अगर 1 लीटर में M मोल्स है तो ऑक्सीजन कितना रिलीज कर रहा होगा? M टाइम्स 11.2 एट एसटीपी। और जो ऑक्सीजन की अमाउंट रिलीज होती है एसटीपी पर, उसी को हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया तो थोड़ा सा भैया मेरे को भी मोटिवेट करो, मुझे भी कुछ थोड़ी एनर्जी बता दो भैया, थोड़ा चमका दो। लाइट्स वगैरह, इनलाइटमेंट्स वगैरह आ गई होंगी। और इसमें कभी भी बच्चे 1 लीटर लो या 1 ml लो, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस पर भी पूछा है, ये इस पर भी क्वेश्चन पूछा है कि 1 ml लेने पर या 1 लीटर लेने पर क्या ये चीजें अलग हो सकती हैं? नहीं जी, नहीं हो सकती हैं, सेम होगा। जैसे अभी एक आंसर बता देता हूं मैं, सुनो बहुत बढ़िया सुनो। एक काम और करते हैं, क्या करना, कंफ्यूज मत होना। वॉल्यूम देगा ना जब, तो 1 लीटर या 1 ml करेगा, उससे टेंशन मत लेना। सुनो, अगर 1 लीटर सोल्यूशन लेना तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी लीटर में ही रिपोर्ट करना। अगर तुमने 1 ml सोल्यूशन लिया तो ऑक्सीजन की वॉल्यूम भी ml में रिपोर्ट करना। अगर तुमने 1 डेसीमीटर क्यूब किया तो ऑक्सीजन की वॉल्यूम भी डेसीमीटर क्यूब में ही रिपोर्ट करना। कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू अंतर नहीं आएगा। अगर 1 लीटर लोगे तो O2 की भी वॉल्यूम जो रिलीज होगी वो लीटर में रिपोर्ट करना। अगर 1 ml सोल्यूशन लोगे तो O2 की वॉल्यूम भी ml में ही रिपोर्ट करना। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब लेते हो तो ऑक्सीजन की वॉल्यूम भी डेसीमीटर क्यूब में ही रिपोर्ट करना। वैल्यू, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया था और सब उसी में कंफ्यूज हो गए। तो आप एक एग्जांपल देख लो ना भाई। अगर हम एक एग्जांपल लिखते हैं, सुनो, अगर मान लो, अगर लिखते हैं कि 2 मोलर H2O2 सॉल्यूशन है आपके पास, तो सुनते जाना आराम से, तीनों केस देखते जाओ। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लिया हो H2O2 का, तो इसका मतलब यहां पर 2 मोल्स है। और ध्यान दो, 1 मोल H2O2 भैया 11.2 लीटर्स O2 रिलीज करता है एसटीपी पर, कर सकता है, या इसका मतलब हो गया 11200 ml O2 एट एसटीपी पर भी रिलीज कर सकता है। इसका 1 मोल, लीटर में 11.2 और ml में 11200, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सुनो, 1 लीटर H2O2 है, मतलब सोल्यूशन 2 मोलर है, मतलब 1 लीटर इसका मोल्स कितना हो गया? 2। तो भैया यहां से O2 कितना फड़फड़ा के भाग रहा होगा बता दो? 1 मोल से 11.2, तो 2 मोल से 11.2 इंटू 2, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया इसका। H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया। अभी तक आपने फॉर्मूला जरूर रटा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन जहां रीजन असर्शिंग, जहां स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, वहां पर हैप्पी बर्थडे भी हो जाता होगा।
22.V वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिख दिया गया। क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बच्चे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब उसका रूट खोद डालते हो। अगर रूट नहीं खोदोगे तो उसकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होने वाला, ये पक्का है। दूसरा तरीका सॉल्व करने का, मान लो कि अगर मैंने 1 ml सोल्यूशन रखा हूं, अगर 1 ml सोल्यूशन रखा हूं, 1 ml सोल्यूशन रख दिया हूं, तो बच्चे ये बताओ H2O2 का मोल्स कितना बोलोगे? मोलारिटी 2 है, 1 लीटर में 2 मोल्स है, तो 1 ml में मोलारिटी 2 है, मतलब 2 मोल है 1000 ml में, तो 1 ml में कितने मोल्स हो जाएंगे? 2/1000 मोल्स हो जाएंगे। तो बताओ यहां पर H2O2 का मोल्स कितना हो गया? 2/1000 मोल्स हो गए। तो बताओ ऑक्सीजन की वॉल्यूम रिपोर्ट करो, लेकिन किस में रिपोर्ट करोगे? ml में, क्योंकि ये 1 ml लिए हो तो ऑक्सीजन की वॉल्यूम भी ml में ही रिपोर्ट करना है। तो बताओ 1 मोल से 11200 ml रिपोर्ट होती है, तो बताओ 2/1000 से ऑक्सीजन की वॉल्यूम ml में कितना रिपोर्ट करोगे? 2/1000 इंटू 11200, भैया इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 22.4 ही तो आएगा। तो आप 1 ml लेकर H2O2 का मोल से ऑक्सीजन की वॉल्यूम निकाल लो, या 1 लीटर मानकर अगर H2O2 की अमाउंट से ऑक्सीजन की वॉल्यूम निकाल लो, दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ अभी भी कितना आ गया? दैट इज 22.4 वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया। तो अब ध्यान दे देना कि भैया H2O2 की वॉल्यूम अगर 1 लीटर ले रहे हो तो ऑक्सीजन की वॉल्यूम भी लीटर में रिपोर्ट कर देना। अगर H2O2 सॉल्यूशन का 1 ml ले रहे हो तो ऑक्सीजन की वॉल्यूम भी ml में रिपोर्ट कर देना। और जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम आती है STP पर, उसी न्यूमेरिकल वॉल्यूम को वॉल्यूम स्ट्रेंथ कह देते हैं, राइट? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल। तो समझ में आ गया ये? भैया बता दो, मैं आगे भागू? अरे भागू आगे, समझ में आ गया ये? तो रिवर्स समझ में आ गया तो बिल्कुल बता दो, एक बार हाँ ना कह दो, और रिलेशन यूज कर लो, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 11.2 इंटू मोलारिटी। जब नॉर्मेलिटी पर आएंगे तो उसका भी रिलेशन लिखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला ही सिर्फ मत रटना, क्योंकि जब इनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंदर घुसकर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत होती है। हाँ सुनो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मैं आज क्वेश्चन डालूंगा, इस पर मैं आज क्वेश्चन थोड़ा सा डालूंगा, 2-4 क्वेश्चन डालूंगा, देखना उसको, दोनों पे क्वेश्चन डालूंगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पर भी और परसेंटेज वॉल्यूम पर। उसमें थोड़ा लड़ना, जहां पर जंग ज्यादा होती है, भारी होती है, तो वहां अपनी स्ट्रेंथ भी, अपनी फोकस भी डबल करनी पड़ती है। मैं फिर से कह रहा हूं, चीजें हमेशा आसान नहीं होती हैं। हर छोटे टर्म्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो केमिस्ट्री में भी कोई एक ऐसा टॉपिक आएगा जहां बहुत आसान होगा, लेकिन कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो 11 से आपकी क्लियर नहीं हुई है, तो वो आपको थोड़ी टफ पड़ेंगी। लेकिन जब टफ होता है तो आंसू बहाने से भैया कुछ नहीं मिलेगा, आंसू बहाने से तो कुछ मिलता नहीं है लाइफ में, और दूसरा लोग हंसेंगे। सो भैया खैर दूसरा क्या करता है हटाओ, उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट भारी हो तो उस पर फोकस भी ज्यादा होनी चाहिए। फाइन, सुनो नेक्स्ट पॉइंट, एक और टर्म तो देखते जाओ, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, परसेंटेज वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेंथ अब आपकी दुनिया एक्सपेंड कर रही है। इसी तरह से मैथ्स में भी भाग रहे होगे, फिजिक्स में भी निकल रहे होगे, और केमिस्ट्री में भी सब्जेक्ट टॉपिक जुड़ते जा रहे होंगे, जब जुड़ते जा रहे होंगे, और इस कारण से अब टफ होगा। बच्चे ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, जब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं और उसका जब टेस्ट होता है तो वो आसान लगता है, लेकिन अगर 10 चैप्टर केमिस्ट्री में हो जाए, 10 चैप्टर फिजिक्स में हो जाए,
हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? अब आ गई, 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 आ गई साउंड, साउंड आ गई। अरे साउंड आ गई यार, साउंड आ गई। अरे अब साउंड आ गया। अरे यार रेलम लगा देते हो यार, इतना जल्दी क्यों हड़बड़ा जाते हो? अब साउंड आ गई। अरे आ गया यार, देखो ना, अब देखो आ गया होगा। अरे अब साउंड आ गया होगा यार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, साउंड आ गया होगा। तो मैं यही बात कह रहा था बच्चे, हम लोगों ने भी, अरे आपके पास तो फैसिलिटी है आज के डेट में, आपके पास बहुत फैसिलिटी है। आप घर बैठे हो, एक कोने में बैठे हो, दुनिया के किसी एक कोने में बैठे हो, और सोचो आपके पास बेस्ट एक्सपर्ट्स आ गए हैं कि भैया मैं पढ़ाऊंगा आपको, आ जाओ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में सारे सब्जेक्ट्स में आ जाओ। हम लोग की दुर्दशा सोचे होते तो हम लोग जब एक छोटे से शहर से निकले थे, छोटे शहर में प्रेजेंट थे, तो वहां पर कोई टीचर नहीं मिलता था जो आईआईटी और जेईई की तैयारी करा दे या फिर बोले ये क्वेश्चन मेरा डाउट निकाल दे। आपके पास हम लोग क्वेश्चन में लड़ते थे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में भैया 10-10 घंटे भी लगे हैं। क्यों? कोई बताने वाला तो नहीं है। सॉल्व कर करके देखा जाता था, हाँ ये सॉल्व हो गया, अब मजा आ गया। तो वहां पर सेल्फ प्रैक्टिस होती थी, बहुत बार खुद से ट्राई मारना पड़ता था। हम लोग के पास ये फैसिलिटी नहीं थी। एक कोचिंग हुआ करता था जिससे मैं पढ़ा और बाद में वहां पर टॉप पोजीशन पे पढ़ाया भी। और सोचो टीचर के साथ इंटरेक्शन साल में 2 बार सिर्फ होता था, 2 बार, पूरे साल में 2 बार, और एक साथ 400-500 बच्चे बैठे हैं और होता था कि डाउट पूछ लो, साल में 2 बार। तो कैसी रुलाई होती होगी, कैसा रोना होता होगा हम लोग का। हाँ साउंड है, चलो ध्यान रखना। तो नॉर्मेलिटी पार्ट है, नॉर्मेलिटी में क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शंस आ जाता है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाता है। तो नॉर्मेलिटी में हम लोग पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं उसको देखेंगे। नॉर्मेलिटी में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, एन फैक्टर क्या होता है, ये बड़ा आपको कंफ्यूज कर रखा है जिंदगी में। टाइट्रेशन आपको बिल्कुल जिंदगी में मतलब बर्बाद कर रखा होगा, नॉर्मेलिटी तो और बर्बाद कर रखा होगा। नंबर ऑफ इक्वेशंस आते ही आपको टेंशन हो गया होगा सर ये नॉर्मेलिटी क्या होता है, आज तक चेंज हो गया, लेकिन अब समझ में आएगा, ध्यान दो। लेकिन याद रखो, फोकस, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। दुनिया में भैया हेल्प मतलब कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है जब तक आप नहीं तैयार हो, जब तक आप दौड़ने को तैयार नहीं हो। तो इस बात को ध्यान रखो। सुनो, आज सॉरी है इसके लिए बच्चों, इस साउंड में आपको प्रॉब्लम आई है, मैं इसको रेफरेंस कराता हूँ तुरंत से कि क्यों प्रॉब्लम आई है। आप करें कि ऐसा क्यों हुआ है। परसेंटेज कंपोजिशन, अरे परसेंटेज कंपोजिशन हो गया सर, अब छोड़ो इसको। तो परसेंटेज तो परसेंटेज ही आउट ऑफ 100 पूछना है। अब इतना छोटे सवाल पूछेगा कोई हमसे सर H2SO4 दिया हुआ है तो सल्फर का मास परसेंटेज बता दो। अरे ये कौन सी बात है, टोटल मास 98 ग्राम है और इसमें सल्फर 32 ग्राम है, तो सल्फर की परसेंटेज कितनी हो गई, 32/98 × 100। बताओ ये बकवास टॉपिक दिख रहा है। अगर आपको ऑक्सीजन का मास परसेंटेज पूछ दे इसमें तो कितना हो जाएगा, 416 मतलब 64 ग्राम। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी, तो 60, यही होगा। ये तो आप बताने की जरूरत नहीं, आप इतना तो पढ़ चुके हो कि इसमें एलिमेंट की परसेंटेज कैसे होगी, अब ये नहीं करने वाला।
और अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड होता, मान लो आपके पास कंपोजिशन बताओ, CH4 और C2H16 के अलग अलग परसेंटेज बताइए। अभी भी आवाज नहीं क्लियर आ रही है? हाँ जी, अच्छा मैं टेक्निकल ओके टेक्निकल टीम से बात करता हूँ मैं, जो ऐसी प्रॉब्लम आई है। जस्ट आज भर के लिए तो रिपीट जरूर करेंगे अगर कोई भी चीज। हाँ जी, हाँ जी, हेलो 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 हेलो। ठीक है, सुनो, आज की ये जो प्रॉब्लम है साउंड वाली, हाँ जी, कुछ आवाज सुनो सुनो सुनो। नाउ क्लियर? अरे अब क्लियर है? अब क्लियर है? अभी क्लियर है? हेलो 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 हेलो। कभी कभी फंसता है, इसी को तो कहते हैं जिंदगी, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुनो सुनो। अब अगर कोई भी परसेंटेज कंपोजिशन कहता है, तो इसका परसेंटेज अगर कह रहा है तो CH4 का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, इसमें ज्यादा नहीं समय लगाऊंगा मैं, टोटल मास इंटू 100 कर दोगे, वही परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। परसेंटेज पढ़ चुके हैं यार, अब इसको अलग से एक शब्द लिख देता परसेंटेज कंपोजिशन। इसका मीनिंग क्या है सुनो, अगर मुझे सल्फर का परसेंटेज पूछेगा तो सल्फर का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100 निकाल देंगे। ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछेगा तो ऑक्सीजन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 कर देंगे। दूसरा एक आता है फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास और वेट। बच्चे अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको एक एलिमेंट का परसेंटेज दे दे, आपको कोई मास परसेंटेज है फालतू में, अगर कोई आपको किसी एटम की परसेंटेज प्रोवाइड कर दे और आपको मोलर मास फाइंड करने के लिए बात करे, सुनो, अगर कोई कहता है कि सर ये कंपाउंड है, उसमें एक सल्फर दिया हुआ है, एक कंपाउंड है और उसके अंदर बोला है कि एक सल्फर एटम है, एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर एटम है, और सल्फर की परसेंटेज अगर दे दिया सर कि 60% है, सल्फर की परसेंटेज 60% है, तो क्या हम इसका मोलर मास निकाल पाएंगे? अरे बिल्कुल निकाल पाएंगे। लेट्स सपोज इसका मोलर मास m है, इसका मोलर मास m है और इसके अंदर एक सल्फर है, तो सल्फर की परसेंटेज कैसे निकालोगे? 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100, और ये दिया हुआ है, इसको 60 के बराबर कर देना, मोलर मास निकल गया। अरे सुनो ना, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, बकवास करके टॉपिक अलग अलग करके पढ़ा देता है कोर्स को कि चलो एक और चीज बताता हूँ। सुनो यहाँ पर, अगर सल्फर की परसेंटेज होते रही, तो अगर कोई कह देता है ये कंपाउंड है, क्या कंपाउंड है मुझे नहीं मालूम, ये जरूर बता दिया कि इसके अंदर एक सल्फर एटम है, तो एक सल्फर एटम है तो सल्फर का मास बड़ी टोटल मोलर मास इसका मान लेते हैं और 100 कंपाउंड हो जाएगा। लिखेगा कि फाइंड द मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। अरे भैया सोच
से देखना, थोड़ा दिमाग लगा के देखना। मिनिमम मोलर मास मतलब उसका मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स रखोगे, मिनिमम मोलर मास मतलब उसका मिनिमम मोलर मास मतलब उसका लीस्ट मोलर मास रखोगे। अरे मिनिमम मोलर मास का मतलब है एटम की क्वांटिटी सबसे कम रखोगे। हेलो 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 हेलो, प्लीज bear with me for today.